व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। तो हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 7th चैप्टर है। तो इस 7th चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट देख रहे हैं। यहाँ पर फंडामेंटल राइट में अब तक हम कवर कर चुके हैं 12, 13, 14, 15, 16 आर्टिकल तक। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 17th आर्टिकल। यहाँ से आगे आज हमारा लेक्चर चलने वाला है। तो देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या करने आगे। अब ये है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, जब भी अनटचेबिलिटी का नाम आता है तो आप इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से अगर कनेक्ट करके चलेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हिस्ट्री में आप लोगों ने काफ़ी बार अनटचेबिलिटी के बारे में सुना होगा। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोगों ने पुराने टाइम से ही, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर वेद में भी पढ़ा होगा। वहाँ पर वेदों में बताया जाता है किस तरीके से वर्ण सिस्टम डिवाइड किया गया था हमारे यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में 4 जगह उसको डिवाइड किया गया था। चारों के नाम आप लोगों को पता होंगे। चारों के नाम क्या क्या थे? ब्राह्मणिज्म था, क्षत्रिय था, वैष्णविज्म था और शूद्र था। तो आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा कि ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या किया गया था स्टार्टिंग में, जब इनको ऋग्वेदा में स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया तो उस टाइम पे क्या था? स्टार्टिंग के फेज में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर ये जो सारे सिस्टम डिफाइन किए गए थे, वहां पर उस टाइम पे उनको ऐसा था कि मान लीजिए एक फैमिली में 4 मेंबर है, तो उस फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो उसको उसके काम के हिसाब से डिफाइन किया गया था। मतलब यहाँ पे एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, इसी तरीके से वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर तरीका था उस टाइम पे स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी तैसे तैसे क्या होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर अलग अलग डिवीजन करने स्टार्ट कर दिए कि ब्राह्मण के घर में फिर ब्राह्मणी हो गया। मतलब फिर इनको काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि जो ब्राह्मणिज्म का काम कर रहा है उसका बेटा भी आगे ब्राह्मण का ही काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी आगे चल के क्षत्रिय ही बनेगा। तो फिर काम के बेस पर डिफाइन कर दिया। ये क्वेश्चन भी कई बार हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग का जो फेज था उस टाइम पर काम के बेस पर डिफाइन नहीं थे, लेकिन आगे चल के ये काम के बेस पे, इसके वर्क के बेस पर डिफाइन कर दिया गया। तो फिर जो नीचे वाली सबसे नीचे वाला अगर सबसे इसमें सिस्टम देखा गया जिसको हम शूद्र सिस्टम बोलते हैं, तो वो एक तरीके से क्या था, वो लेबरर थे जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले थे। तो सर्विस प्रोवाइड कराने वालों को उनको उस टाइम पर आगे चल के फिर उन्हीं को उस टाइम पर अनटचेबल की उपाधि दे दी जाने लगी। मतलब उनको एक तरीके से ऐसा मान लिया कि हमको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए ही बने हुए हैं। तो फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आए, जैसे कि वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड, तो इस तरीके से परमानेंट होती चली गई फिर चीजें। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, मान लीजिए आज हमने कोई नई रीति स्टार्ट कर दी, कोई भी नहीं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, अब कुछ सालों तक ऐसी चलती रही वो, अगर 20-25 सालों तक। तो आज की डेट में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए तो एक तरीके से ऐसा दिखेगा ना कि ये परमानेंट पुराना ही चला हुआ आ रहा है, तो उनके लिए फिक्स हो जाता है वो। तो अगर इसी तरीके से अगर कोई 10-20 सालों तक कोई भी कुरीति इस तरीके की चलती रहती है तो फिर वो फिक्स हो जाती है उसी तरीके से सोसाइटी में। तो ऐसे ही कुछ हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी फिक्स हो गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसको बहुत ज्यादा मतलब एक क्रिटिकल वे में देखा गया। और मतलब इस तरीके से एक सोसाइटी में देखिए फायदा सब एक ही तरीके से होते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, पर लेकिन उसको इतने तरीके से बिल्कुल जानवरों की तरीके से देखा जाने लगा जो नीचे वाली कास्ट थी। और उनको ये देखा गया ये तो हमारे लिए बिल्कुल एक तरीके से नौकर है। या फिर आप लोगों ने बहुत सारी कंट्री में सुना भी होगा जिस तरीके से एक आदमी को भी इस तरीके से खरीदा और बेचा जाता था जिस तरीके से आप लोग पशु बेचते और खरीदते हैं। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने दास प्रथा का नाम सुना होगा। तो ये वही दास प्रथा थी जिसको खरीद लिया कि ये मेरा ही है, उसको प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके की बातें निकल कर आती थी हिस्ट्री में। तो वहीं से ये अनटचेबिलिटी भी निकल कर आती है। तो देखिए जब तक हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, जब तक हमारी खुद की गवर्नमेंट नहीं थी, तब तक अनटचेबिलिटी चल रही है, समझ में आती है। पर लेकिन जब हमारा खुद का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद में ये अनटचेबिलिटी नाम की चीज खत्म होने वाली है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो काफी हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिनको ज्ञान था अच्छा कि ये क्या चीजें हैं और सोसाइटी में क्या क्या गलत हो रहा है, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। तो उसके बाद में फिर अनटचेबिलिटी को एक आर्टिकल में ही डाल दिया गया कि इसको अबोलिश करना है, इसको अबोलिश करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से अनटचेबिलिटी को डाल दिया गया। और खासकर इस पर बहुत ज्यादा फोकस जो दिया गया वो दिया गया बी.आर. अम्बेडकर जी ने, क्योंकि उन्होंने वो फेस की थी ऐसी जो सिचुएशन उनके साथ में लाइफ में हुई थी। तो वही अगर किसी के साथ में कोई सिचुएशन हो जाती है तो वो नहीं चाहेगा कि आने वाली हमारी जनरेशन के साथ में भी ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया। इसीलिए देखिए फंडामेंटल राइट जो है ना उनको मोस्ट डिस्कस पार्ट बोला जाता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बहुत डिस्कशन हुआ इनके ऊपर, क्या चीज़ें रखनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो अनटचेबिलिटी पर इसी तरीके से काफ़ी डिस्कशन किया गया और यही बात निकल के आई कि इसको अलग से आर्टिकल बना के रखते हैं और ये सोसाइटी में होनी ही नहीं चाहिए। और जैसे हमने अभी पढ़ा था कुछ लेक्चर पहले कि कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं देखिए अपने आप इन्फोर्स हो जाते हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे इन्फोर्स करने पड़ते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही आर्टिकल था जिसको इन्फोर्स करना पड़ता है एक्ट बनाकर। तो एक्ट बनाया गया यहाँ पर कि अगर अनटचेबिलिटी होती है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा।
तो एक्ट निकल के आया 1955। तो फिर 1955 एक्ट निकल के आया, लेकिन इसमें इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं थे कि इसको रोका जा सके, फिर भी चलती रही वो कुछ हद तक। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप लोगों को एक याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने अभी मांझी जो मूवी आई थी वो देखी होगी। जब वो शहर से घूम के आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो जाके अपने गांव के नेता जो प्रधान रहता है उससे जाकर मिलता है। तो जब तक उसको नहीं पता होता है कि ये नीची जात का है, तब तक तो उससे गले मिलता है आराम से कि हाँ बिटवा हम तुमको समझ नहीं पाए कौन हो। लेकिन जैसे उसको पता चल जाता है उसको धक्का देता है और उसके ऊपर थूकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो काफ़ी लंबे समय तक ये ऐसी सिचुएशन बनी रही। तो उसको ढंग से अगर रोका जाए तो फिर से इसको चेंज किया गया 1976 में। तो जो अनटचेबिलिटी वाला ऑफेंस वाला जो एक्ट था 1976 में हम लोगों ने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद में इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का दर्जा दे दिया। मतलब इसको सिविल राइट की तरह देखे जाने लगा। ये अब राइट बना दिया कि राइट है, देखिए कोई भी अनटचेबल इस तरीके से नहीं कर सकता है कि हमको सेग्रीगेट किया जाए सोसाइटी में से। तो अगर कोई करता है तो उसके लिए अच्छे खासे प्रोविजन बनाए गए कि अच्छे लेवल पर एक उनको पेनल्टी दी जाएगी। अगर कोई इस तरीके से करता है उसको अच्छी खासी सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से उसको मिटाने के लिए ही इस तरीके के स्टेप लिए गए आगे आकर। और देखिए मैंने अभी आप लोगों को बोला कि इस तरीके के एक्ट इंप्लीमेंट किए जाते हैं, आर्टिकल एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी को डिफाइन भी नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप लोग देखें, और स्टार्टिंग में जो एक्ट बनाया गया उसमें भी डिफाइन नहीं किया। मतलब ये इसलिए डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि देखिए ये एक डिफाइन करने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी में कोई बात होती रहती है उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया जाएगा। किस तरीके से हम अनटचेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या एरिया हम इसमें कवर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कुछ बातें इसमें रख देते कि ऐसे किसी को छेड़ना या फिर ऐसे नीची जाति से कुछ ऐसे कुछ करना, इस तरीके से अगर हम जात पात के बेस पर अनटचेबिलिटी डिफाइन कर देते तो फिर वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाती कि ये नीचे वाली जाति है, ये अनटचेबल है। ठीक है, तो वहां पे इनको डिफाइन ही नहीं किया गया इसलिए स्टार्टिंग में, और इनको आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि जैसे जैसे सोसाइटी में कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ गलत हो रहा है तो तब इसको उस टाइम पर ही डिफाइन किया जाएगा। इसीलिए देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको एक लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में जरूरत होती है किसी भी चीज की, उसी के हिसाब से हम इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए एक लाइव डॉक्यूमेंट इसको बोला जाता है। और ये काफी लंबे समय तक, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में, अगर तब से लेकर आज तक पूछा जाए तो आपके फंडामेंटल राइट बढ़े हैं या घटे हैं। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो सीधी सीधी बात निकल के आएगी कि बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं वो आप लोगों को अभी आगे जब आर्टिकल चलेगा 19 उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ये इस तरीके के जो राइट्स हैं हमारे बढ़े ही बढ़े हैं। अगर आप लोग सोचने लगे कि यार पहले 7 थे फिर 6 हो गए, 1 घट गया, तो वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का एक नैरो माइंड स्पेयर होगा देखने का। जब एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से बढ़े हैं, कितने सारे राइट आज लोग हम लोगों के पास में हो गए हैं जो कि स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में रखे ही नहीं गए थे। तो ये कैसे निकल के आए? ये ऐसे निकल के आए जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कोई सिचुएशन बनती है सोसाइटी में, कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है तो फिर वो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में निकल के आता है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही निकल के आया। तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ओके, अब यहां पे नीचे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको डिफाइन नहीं किया गया, पर मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ थोड़ा सा जतन किया है इसको हल्का सा डिफाइन करने में। मतलब हल्का सा डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या किया है देखिए, अगर किसी तरीके से किसी कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे या फिर कोई बर्थ के बेस पर कुछ इस तरीके का काम किया जाता है तो वहां पर उसको मतलब इस प्रोविजन में रखा जाएगा। पर लेकिन अगर कोई सोशल बाइकआउट करता है किसी का तो वहां पर इसको इस तरीके से नहीं रखा जाएगा। ठीक है, सोशल बाइकआउट अगर किसी का करता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार पंचायत में किसी को बाइकआउट कर दिया जाता है कि इस गांव में आपको घुसना नहीं है, तो वो इस आर्टिकल के अंडर नहीं आता है। क्योंकि वो तब किया जाता है अगर कोई कुछ गलत काम करता है सोसाइटी में, तब उसको बाइकआउट किया जाता है। ठीक है, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होता है। तो इस तरीके क्वेश्चन अगर बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए सोशल बाइकआउट इज नॉट कवर्ड अंडर द अनटचेबिलिटी एक्ट 17। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, जैसे इसमें 1976 में चेंज किया, फिर इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का दर्जा दे दिया गया। उस टाइम पर इसकी पावर बढ़ा दी गई। मतलब फंडा यही था कि किसी न किसी तरीके से अनटचेबिलिटी वाला जो फंडा है उसको रोकना है। ठीक है ना, तो अगर कोई इस तरीके से अब ये बात करता हुआ पाया जाता था अनटचेबिलिटी वाली है, इस तरीके से कुछ भी प्रोविजन पाए जाते थे कहीं पे सोसाइटी में दिखते थे, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन तक उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता था अगर कोई मेंबर भी पाया जाता है। इसके अलावा और कई सारे ऑफेंस यहाँ पर देखे जाते हैं जिनको इसके अंडर में लाया जाता है। देखिए, अगर जिस तरीके से पब्लिक में वर्शिप में, मतलब कोई मंदिर है वहां पर बोल दिया जाए कि ये अनटचेबल है, इसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी रिलीजियस प्लेस है या फिर कोई होटल है, कोई शॉप है, कुछ भी इसी तरीके से, कोई ग्राउंड हो गया खेलने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया या होटल हो गया कोई,
तो इस तरीके से कोई भी अगर किसी को भी इस तरीके से कहीं पे एंटर करने से या फिर कुछ ग्राउंड में खेलने से या हॉस्पिटल में, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी में अगर इस तरीके से कहीं पे घूमने से किसी को रोका जाएगा और अनटचेबल माना जाएगा इस तरीके से, तो उनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा ये, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में देखिए आज की डेट में तो और भी ज्यादा बढ़ गया है प्रोविजन। यहाँ पे देखिए 6 मंथ या फिर 500 रुपए का फाइन या फिर बहुत दोनों हो सकता है। तो आज की डेट में तो ये कुछ भी नहीं है, तो आज की डेट में इसको और ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जाया गया है। और यहां पर एक बात और निकल के आती है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो राइट है 17 के अंदर आर्टिकल, तो ये अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्लिगेशन है स्टेट पर कि इसको इंश्योर करना है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल भी सुनाता हूं इसके लिए। यहां पर ये जो अनटचेबिलिटी वाला फंडा है ये इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। मान लीजिए एक तो है एक कास्ट का, अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, कोई भी आप लोग मान सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पर। अगर कोई एक अपर कास्ट है जिसको अपर कास्ट बोला जा रहा है, एक लोअर कास्ट है जिसको किसी को लोअर कास्ट बोला जा रहा है, अगर अपर कास्ट का कोई बंदा लोअर कास्ट के किसी बंदे के साथ में कुछ भी इस तरीके से छेड़छानी करता है या उसको प्रोबेट करता है किसी भी रिलीजियस प्लेस पे इस तरीके से काम करने से, तो ये उसके खिलाफ इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। पर विद इन द कास्ट अगर कोई करता है, ये केस आया था अगर देखा जाए तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में केस आया था। उसमें क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि एक जो ऑफिसर्स था उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट किया लोअर कास्ट के बंदे के साथ में। केस गया फिर कोर्ट में, तो कोर्ट में केस जाने के बाद में पता चला कि लोअर कास्ट के जिस बंदे के साथ में इस तरीके का प्रोविजन किया गया है जिस ऑफिसर्स के द्वारा, वो भी लोअर कास्ट का ही है। तो ये बात निकल के आ गई। फिर क्या बात निकल के आ गई कि देखिए अगर एक ही कास्ट का अगर लोअर कास्ट का बंदा लोअर कास्ट के साथ कर रहा है तो उसको थोड़ी ना वो दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये जो दंड दिया जा रहा है ये किसके दिया जा रहा है, अपर कास्ट अगर अपने आप को कोई समझता है और वो लोअर कास्ट के साथ में कोई इस तरीके का बिहेव करता है तो वहां पर ये पनिशमेंट अवेलेबल है। तो इस तरीके के एग्जांपल से आप लोगों को पता होना चाहिए, माइंड में क्लियरिटी आ जाती है। ओके, तो अगर कोई लोअर कास्ट या फिर एससी और एसटी अगर बोला जाए, अगर आपस में कुछ कर रहे हैं तो वहां पर ये केस इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर कोई अपर कास्ट दूसरा इनके साथ में कुछ कर रहा है तो तब ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रखनी है। ये किस लिए किया गया है, देखिए इसका गलत भी यूज किया जा सकता है, कई बार अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जा सकता है कि इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, कि मतलब कुछ भी इस तरीके से प्रोविजन लगाया जा सकता है। तो दुश्मनी के लिए इसको ना यूज किया जाए विद इन द कम्युनिटी ही, तो तब इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ठीक है। ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, इस वाले आर्टिकल को आप लोगों को समझने में भी मजा आएगा। ये वाला आर्टिकल है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो टाइटल की बात की जा रही है, तो देखिए आप लोगों को पहले तो डिफरेंस ही समझ में आना चाहिए कि क्या टाइटल्स होते हैं, क्या अवार्ड होते हैं, और जो डिग्री वगैरह जो दी जाती है या रैंक वगैरह दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा टाइटल में, अवार्ड में, रैंक में और डिग्री में, ठीक है ना। जो आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिग्री दी जाती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहां पर जो फोकस किया जा रहा है वो किस पे फोकस किया जा रहा है, वो टाइटल पे फोकस किया जा रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब टाइटल क्या होते हैं, टाइटल आप लोगों ने पुराने टाइम में सुना होगा, जब अंग्रेज यहां हुआ करते थे तो आप लोगों ने सुना होगा सर गंगा राव करके, राय बहादुर करके टाइटल दे दिया जाता था। तो इस तरीके से नाम के पहले आप लोगों को जो इस तरीके के टाइटल लगाए जाते थे, तो देखिए वो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट होता है, मतलब एक आदमी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जिस तरीके से आप लोगों ने गवर्नर जनरल के भी नाम सुने होंगे, सबके किसी के सामने लॉर्ड लगा होता था, किसी के सामने कुछ लगा होता था, तो वो टाइटल थे उनके, ठीक है ना। लॉर्ड लगा दिया, भगवान बना दिया उनको, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो टाइटल है इस तरीके के, तो हमारी कंट्री में क्या किया गया, सबसे पहले ये हमने समझा कि अगर इस तरीके से टाइटल रहेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन रहेगा कि ये अच्छा खासा इंसान है, ये ऊंचे ओहदे का इंसान है और ये नीचे ओहदे का इंसान है। तो इस तरीके से टाइटल वगैरह की बात ही साइड में कर दी गई कि कोई भी टाइटल लगा के सोसाइटी में उसको अलग थलग नहीं दिखाना है। तो बात क्या निकल के आई, तो ये सारे प्रोविजन जो रखे गए हैं आर्टिकल 18 में रखे गए हैं। तो पहले एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए जब बात आती है अवार्ड की और टाइटल की, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप। एक साइड में अवार्ड हो गया और एक साइड में टाइटल हो गया। तो अवार्ड तो हमारे यहाँ पे दिया जा सकता है। अवार्ड में क्या क्या आ गया, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया और भारत रत्न हो गया। तो ये सारे अवार्ड हैं। 1954 में इनका गठन किया गया, तो उस टाइम पे ये बात निकल के आई। तो ये तो अवार्ड हो गया। आज की डेट में जैसे सचिन तेंदुलकर को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया है, तो ये एक तरीके से अवार्ड है, ठीक है ना। तो ये अवार्ड है, तो इसको टाइटल के रूप में नहीं माना जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार न्यूज में भी लिख देते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो इस तरीके से यूज कर लेते हैं। पर लेकिन देखिए बात वही आती है, अगर टाइटल लगाना है तो ये अवार्ड तो आप लोग ले सकते हैं, पर लेकिन ऐसे यूज करना देखिए सही नहीं है वैसे, अगर इस तरीके से यूज करते हैं। पर लेकिन वही है कि मीडिया यूज कर देती है, वरना सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना कहेंगे कि माई नेम इज भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे। मीडिया यूज कर रही है वो एक अलग बात है, पर वो ऐसा नहीं बोलेंगे खुद से, अपने नाम के सामने वो खुद यूज नहीं करेंगे कि आई एम द भारत रत्न, ठीक है। तो ये बात निकल के आती है। तो सबसे पहले तो टाइटल तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना है, जिस तरीके से सर हो गया या फिर एक तरीके से राय बहादुर हो गया, तो इस तरीके का कोई भी टाइटल अगर आ रहा है तो वो यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है अवार्ड में और टाइटल में। देखिए जो अवार्ड होते हैं
वो एक तरीके से सोसाइटी को सर्विस के लिए दिए जाते हैं, सोसाइटी या नेशन को अगर सर्विस दी जाती है उसके लिए दिए जाते हैं। पर लेकिन जो टाइटल दिए जाते हैं सोसाइटी और नेशन के साथ साथ में यहाँ पर फोकस रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। जिस तरीके से जो अंग्रेज थे यहाँ पर, अगर उनको कोई फायदा पहुंचाता था, अगर उनके बारे में सोचता था, तो वो क्या करते थे, उसको टाइटल दे देते थे। ठीक है, जिस तरीके से नाइटहुड में टाइटल भी दिए गए हैं, तो ये नाइटहुड में आप लोगों ने सुना होगा कई बार। ठीक है ना, तो ये जो टाइटल दिए जाते थे, तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी हेल्प कर रहा है तो उस टाइम पे टाइटल दिए जाते थे ये। ठीक है, तो ये टाइटल इस तरीके से दिए जाते थे। तो यहाँ पर अवार्ड में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या फिर बर्थ के बेस पे अवार्ड में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि ये टाइटल तो बस इसी को देना है। और खासकर देते भी थे अंग्रेज, काफी लुभाने के लिए एक कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटी को साइड में रखने के लिए करते थे इस तरीके का काम। आगे क्या बोला गया है, जो अवार्ड रहते हैं, देखिए अवार्ड जैसे भारत रत्न मैंने बोला है, इनको आप लोग प्रीफिक्स मतलब आगे लगाना, जिस तरीके से मैंने बोला है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, या फिर सफिक्स या बोल दे कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, तो इस तरीके से इनको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रोहिबिटेड है, मतलब इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कई बार इस तरीके से यूज करेंगे तो हमारी सोसाइटी में एक तरीके से यहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेशन निकल के आएगा। पर लेकिन इसको इसी तरीके से यूज किया जाता था टाइटल को स्टार्टिंग में, तो ये भी प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया आप लोगों को अगर समझे टाइटल में और अवार्ड में। तो अवार्ड पर्टिकुलर मतलब एक तरीके से चापलूसी के लिए आप लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में तो, पर लेकिन आज की डेट में इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्री आज की डेट में भी जो एक तरीके से टाइटल देती है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लीजेंडरी ऑनर दिया जाता है फ्रांस के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर दिया जाता है किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से ओमपुरी सर को दिया गया था ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, तो ये किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था। तो ये इस तरीके से होते हैं, मतलब ये अवार्ड होते हैं, इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल एक्सेप्ट नहीं करना है। टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए कई सारे प्रोविजन है हमारे यहाँ पर। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा सुनील गावस्कर साहब जी को दिया गया था नाइटहुड का, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला नमस्ते मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूके के द्वारा दिया गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरीके से अलाउ नहीं है एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो एक बात और निकल के आती है, देखिए अलाउ नहीं है तो पनिशमेंट होगा कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ी बात यही आती है, अगर डिफरेंस देखा जाए 17 और 18 आर्टिकल में, 18th आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए जस्ट ओनली रेगुलेटरी प्रोविजन बना रखे हैं। मतलब अगर कोई इसका हनन करता है, कोई इसको ठीक से अनुपालन करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो बस उसको एक रेगुलेटरी तौर पर उसको बोला जाता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं रखा गया यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी पनिशेबल नहीं है आर्टिकल 18 के तहत। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि अगर कोई टाइटल इस तरीके से लेता है तो उसको मना किया गया है, रेगुलेशन के तौर पर मना किया गया है, पर लेकिन यहाँ पर कुछ भी पनिशमेंट नहीं है यहाँ पर लेकिन अगर यहाँ पर कोई इसको फॉलो नहीं करता है अनटचेबिलिटी वाले को, तो यहाँ पर तो सरासर बिल्कुल अच्छे वाला पनिशमेंट देने की बात की जाती है। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस समझ के चलना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये अलाउ है यहाँ पर, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, डॉक्टर, आपको डॉक्टर बन गए, ठीक है ना, तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन होती है, इंजीनियर बन गए तो इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होती है, तो उनको टाइटल की तरीके से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रैंक होती है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी रैंक होती है, जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, तो इस तरीके की जो रैंक होती है उनको भी टाइटल के रूप में नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना, वो भी टाइटल की तरीके से नहीं है कि उनको अलग रखा जाए। तो ये एक तरीके से एकेडमिक, ठीक है ना, एकेडमिक अवार्ड है, ये मिलिट्री अवार्ड है ये। ठीक है, तो इनको उस तरीके से नहीं रखा जाएगा कि उनको टाइटल में रख दिया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा परमवीर का चक्र दिया जाता है, तो ये भी अवार्ड है। इनके सामने भी आप लोगों ने देखा होगा परमवीर अवार्ड, ठीक है ना, तो ये भारत रत्न या फिर इस तरीके से जो बोले जाते हैं पद्मश्री, तो ये सारे अवार्ड है ना कि टाइटल है। तो यही बात निकल के आती है। देखिए, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जब हमने यहाँ पर भारत रत्न वगैरह ये जितने भी बड़े बड़े अवार्ड हमने स्टार्ट किए, तो इसको स्टार्ट किया गया एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के द्वारा 1954 में। ऐसा कुछ नहीं था कि हमने यहाँ इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ भी ऐसा एक लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लॉ पास किया और स्टेच्यूरी बॉडी बनाई गई उस टाइम पे। इनको ओनली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा उस टाइम पे स्टार्ट किया गया था जितने भी पद्मा अवार्ड थे। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड की ये बात थी थोड़ी हिस्ट्री की, और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होना चाहिए कहां पर इसको प्रोहिबिट किया जाता है और कहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भारत रत्न दिया जाता है, इस तरीके से अगर पाकिस्तान में आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा अवार्ड है पाकिस्तान में, तो आप लोग उसका नीचे नाम लिखिए। वो भी एक अवार्ड ही माना जाता है अगर वो किसी को देते हैं। और इंडिया में भारत रत्न जो सबसे पहले दिया गया था किसी फॉरेनर को, उसका भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम रखिए कि भारत रत्न किसको दिया गया था। और जिस तरीके से आप लोग रैंक की बात करें, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, अगर रैंक की बात से अगर इस तरीके से नीचे को खिसकते जाए हम लोग, तो 7th रैंक पे आता है अगर किसी को भारत रत्न मिल जाता है रैंकिंग में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, एसएससी में भी। ठीक है, तो याद रखना है। तो 7th की रैंक पे आता है अगर किसी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन निकल जाते हैं उल्टे सीधे, ठीक है ना, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड भी।
और ये भी बात याद रखनी है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, 17 और 18 में क्या डिफरेंस है। तो 18 17 जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पनिशमेंट भी दिया जाता है अगर कोई इसको ब्रीच करता है, पर लेकिन 18 में ऐसा नहीं है। 18 को जस्ट ओनली एक डायरेक्शन दी जाती है, डायरेक्शनरी नेचर का ये, कोई पनिशमेंट नहीं है इसके अंदर में। ओके, आइए अब इसके रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 18 के अंदर यहां पर 4 प्रोविजन यहां पर रखे गए हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली तो बात यही है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में क्या नहीं करेगी, कोई भी टाइटल किसी भी इंसान को नहीं देगी, एक्सेप्ट जो मिलिट्री में दिए जाते हैं, वो एक तरीके से वो एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन है, तो ये ठीक है ना, तो उसको इसके साथ में कंपेयर नहीं करना है। तो कोई भी टाइटल नहीं देगा यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ना तो किसी सिटीजन को और ना ही किसी फॉरनर को। इसके अलावा कोई भी सिटीजन कहीं भी किसी भी दूसरी कंट्री से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बताया कि गवास्कर जी को नाइटहुड का अवार्ड दिया जा रहा था पर उन्होंने रिसीव नहीं किया, ठीक है, तो कोई फॉरनर स्टेट देगा तो हम लोगों को रिसीव भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऐसी बातें आखिर क्यों? क्योंकि देखिए ये बात आती है निकल के, इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, सबको एक इक्वल स्टेटस पे रखना है, इसीलिए लाल बत्ती भी हटाई गई है यहाँ पर। कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं दिखाना है कि कोई अगर डीएम वगैरह है या फिर आईपीएस आईएएस ऑफिसर है तो उनको लाल बत्ती देनी है, तो ये इक्वल स्टेटस बनाने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। ये सीधा सीधा इसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर ऑफिस, और अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर जॉब कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहीं पर, तो वो भी कहीं से भी टाइटल नहीं ले सकता है, और लेना भी होगा तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की परमिशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी सबसे पहले। इसके अलावा अगर कोई सिटीजन है या फिर कोई फॉरनर है, उनको भी अगर कुछ इस तरीके का करना है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, विदाउट द प्रेसिडेंट, अगर जब तक प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, अगर अलाउ करते हैं तो देखा जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखे जाते हैं कि थोड़े से लचीले टाइप के रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि चीजें करनी पड़ जाती है, ठीक है, तो उस टाइम की सिचुएशन पर चीज़ों को आराम से हैंडल किया जा सके, तो इस तरीके की बातें निकल के आती है। अगर 1996 की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नेशनल अवार्ड की, जिस तरीके से भारत रत्न दिया जाता है या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब पद्मश्री वगैरह अवार्ड दिए जाते हैं, तो इनको वैलिड बता दिया, ठीक है, वरना इनवैलिड बोला जा रहा था इससे पहले कि जब ये अवार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट करने में, फिर इनको भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको वैलिड किया कि ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है, तो वहां से ये पूरा फंडा निकल के आता है वहां से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार अगर कंफ्यूजन में डाला जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है रिलेटेड टू टाइटल और रिलेटेड टू अगर अवार्ड की बात आती है इस तरीके से, और अगर कहीं पर डिग्री की बात आती है या फिर इस तरीके से जो रैंक वगैरह दी जाती है, तो वो सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो सब में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे क्या बातें बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने किसी को अवार्ड दे दिया, ठीक है ना, अवार्ड को टाइटल के तरीके से यूज नहीं करना है, उसको भी प्रोहिबिटेड किया गया है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई हेरिडेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करने लगे आगे चल के, तो ऐसा कुछ नहीं होना है, ओके। और देखिए सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों को बताई ना, तो प्रीफिक्स बोलते हैं किसी भी चीज के पहले लगा दिया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बोला आप लोगों को, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के सामने भारत रत्न लगा दिया या फिर सचिन तेंदुलकर के बाद में भारत रत्न लगा दिया, तो ना तो प्रीफिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं इसको, ना सफिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, सफिक्स होता है बाद में लगाना, तो दोनों ही प्रोहिबिट किए गए हैं यहाँ पर। और नेशनल अवार्ड जो स्टार्ट किए गए थे, कब किए गए थे, 1954 में नेशनल अवार्ड स्टार्ट किए गए थे, जनता पार्टी के द्वारा इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1977 में, पर फिर 1980s में आके इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था। देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी प्रोविजन निकल के आता है ना, तो वो एक प्रॉपर वे में होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही आ गया निकल के, तो पूरा उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, उसके बाद में डिफाइन किया जाता है कि वो अकॉर्डिंग टू हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या नहीं है, उसके बाद में फिर उसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है। इस तरीके से सारे प्रोविजन चलते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली कुछ भी लाके यहाँ पे रख दिया और हमारी सोसाइटी उसको फॉलो कर रही है, वो पुराने टाइम में हुआ करता था, तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज जो कुछ भी इंप्लीमेंट किया जाता है वो प्रॉपर वे में, जैसे कि सती प्रथा को ही ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नीचे सती प्रथा को बैन किसने किया था, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इस तरीके से अगर पहले क्या होता था, काफी लंबे समय तक चलती हुई आ रही थी सती प्रथा, पर लेकिन उसको आके जब समझा गया सोसाइटी के द्वारा, पहले माना जाता था कि हमारे रिलीजन में है, हमारे धर्म में रखा गया है, हिंदू धर्म में है सती प्रथा, पर ऐसा कुछ नहीं था, पर वो चली हुई आ रही थी। तो ऐसी बहुत सी कुरीतियां हैं जो सोसाइटी में लंबे समय तक चली हुई आती है, तो जब इसकी समझ आ जाती है तब उसको अगर उसको साइड में कर देना तभी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात निकल के आती है। देखिए हर एक बात का कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, तो देखा यह जाता है अगर ज्यादा नेगेटिव है तो उसको हटा दो, अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है तो उसको कंटिन्यू रखो, और यही कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेस पर चीजें चलती रहती हैं आगे तक, ओके। तो मैक्सिमम चीजें यहीं पर इसी तरीके से देखी जाती है। देखिए नेक्स्ट वाला आर्टिकल है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो ये वाला मैं आप लोगों को हल्का सा ओवरव्यू देता हूं,
और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मेरी कंप्लीट इसी के ऊपर होगी, तो आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है। जिससे कि जब मैं क्लास में इसके बारे में बताऊं तो बुक उठाइएगा, बुक में से इसको एक बार पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैं अब से ये भी सोच रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की कौन सी क्लास हुआ करेगी ये भी बता दिया करूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। जिससे आप लोग अच्छे से उसका थोड़ा सा चैप्टर वगैरह पढ़ के आ जाया करें और आप लोगों को पता रहे क्लास में आने से पहले कि नेक्स्ट क्लास कौन सी होने वाली है, तो इससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे कंप्लीट इसके ऊपर एक लेक्चर चलेगा, ठीक है, तो काफी लंबा है। इसको कंप्लीट करने के बाद में अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो फिर नेक्स्ट वाला आर्टिकल देख लेंगे, वरना इसको पूरा एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे बोला गया है ये जो राइट है यहाँ पर 6 राइट है इसी के अंदर ओनली, तो 19 के अंदर यहाँ पर 6 राइट दे रखे हैं, पर लेकिन अगर 6 राइट में से मैं ओनली इसको ही उठा लूँ अकेले को, तो इसके अंदर ही इतने सारे राइट आ गए आज की डेट में। एक्सप्लेनेशन कर करके सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या क्या रख दिया इसके अंदर ला ला के। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे राइट आ गए, जैसे प्रेस को ले लीजिए तो ओबीसी के अंदर में आ गया है आज की डेट में। जैसे अगर फ्लैग को ले लीजिए, पहले क्या था, फ्लैग होस्टिंग को 3-4 ऑप्शन थे जिसपे होस्ट किया जाता था फ्लैग, 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे या फिर 2 अक्टूबर के। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो कोई भी अब कभी भी किसी भी टाइम तक फ्लैग अपना होस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें निकल के आई। तो ये हो क्या रहा है, ये हमारे जो राइट्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन हो रहा है और उनको एक तरीके से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ये इन राइट्स में से निकल के आ रहे हैं, लिखे हुए तो यहाँ पर 6 हैं, पर लेकिन इनको अगर ढंग से देखा जाए तो इनके अंदर से दुनिया भर के राइट्स आज की डेट में निकल चुके हैं। आरटीआई ले लीजिए आज की डेट में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी यहीं से निकल के आता है। अगर यूएसए में आप लोग देखें, हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर यह है, देखिए कुछ राइट है पर लेकिन उनके साथ में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी आती है। पर लेकिन यूएसए में अगर आप लोग देखें ना, झंडा वगैरह अगर जो है वहां पर उनका फ्लैग जो है उसको जलाना एक तरीके से राइट ऑफ एक्सप्रेशन है कि प्रोटेस्ट करना स्टेट के खिलाफ। झंडे को वहां पर जला सकते हैं प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे एक ओपन सोसाइटी है, वो किसी भी चीज को ढंग से देखते हैं, खुले माइंड से देखते हैं। पर लेकिन हमारी सोसाइटी में ये अलाउ नहीं किया गया है। अगर हमारे यहाँ पर झंडे को कोई इस तरीके से जलाता है तो एक तरीके से वो जुर्म माना जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा करना अलाउ नहीं है, जबकि यूएसए में ऐसा करना अलाउ है। तो हमारे यहाँ पे झंडा फलाना अपना जहाँ पे भी आप लोग झंडा फहराए उसे अलाउ है, पर लेकिन उसको जलाना या फिर उसे पैरों से रोंदना ये अलाउ नहीं है। यूएसए में जला वगैरह सकते हैं उसको, जिससे कि प्रोटेस्ट दिखा सके स्टेट के खिलाफ कि आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट कर सके। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट 19 है ना, इसको डेमोक्रेटिक राइट बोला जाता है। डेमोक्रेटिक किस लिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो इसी के तहत बनी रहती है। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है यहाँ पर, ठीक है ना, असेंबली फॉर्म करने की बात आती है, एसोसिएशन बनाने की बात आती है, कहीं भी फ्रीली घूमने की बात आती है। तो इस तरीके से कहीं पे जाकर कोई भी प्रोफेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारी बात जो होती है, कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हैं, तो ये सारी बात इसी के अंडर में आती है। तो अगर किसी को डेमोक्रेटिक राइट देने हैं हम लोगों को, तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 19 को इसलिए डेमोक्रेसी की थीम भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी डेमोक्रेसी, अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, तो हमारे यहाँ पर जो डेमोक्रेसी निकल के आएगी वो इसी बेस पे आएगी कि हम कितना फ्री अपनी सोसाइटी को छोड़ते हैं, कितने हम फ्री हैं अपना कोई भी काम करने में और हमारे उस काम में दखल अंदाजी नहीं दी जा रही है। तो इसके बेस पे यहाँ पर किसी भी कंट्री में आप लोग देख लीजिए, तब जाके पता चलता है कि क्या क्या यहाँ पर कंट्री में कितना लिबर्टी है और कितने फ्रीली आदमी घूमते हैं। तो इसीलिए आप लोग और भी कई सारे प्रोविजन यहाँ पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो निकल के आते हैं। इससे जैसे कोई आदमी चुप रहता है, वो बोलता नहीं है पुलिस के सामने, तो उसकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको जबरदस्ती पीट पीट के उससे कुछ निकलवाएगी। तो चुप रहना भी एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है, वो भी उसका एक तरीका है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आदमी बोलता नहीं है, ठीक है, कोई इंसान बोलता नहीं है, तो बोलता नहीं है तो साइन के तरीके से, जैसे साइन की लैंग्वेज होती है, तो वो भी एक एक्सप्रेशन के तौर पर दिखा जाता है। तो एक्सप्रेशन कई तरीके से दिखा सकता है, न्यूज़पेपर के तहत या फिर कहीं पर बोलने के तहत। तो इसीलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पर, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से। तो इसलिए इस आर्टिकल को हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। और देखिए पीडीएफ जो है इस कंप्लीट जो फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इनको कोशिश करूंगा कि मैंने जैसे बोला है कि सैटरडे संडे में आपकी बार टेस्ट नहीं होगा, तो सैटरडे संडे में भी आपकी क्लास आएगी और क्लास लेंदी होगी वहां पर, ठीक है, तो जिससे आप लोग अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएं, ठीक है। तो हो सकता है कि 2-2 क्लास भी आ जाएं, तो पूरा फोकस यही रहेगा कि जल्दी से फंडामेंटल राइट को जल्दी से इनको फिनिश किया जाए, जिससे कि हम फिर आगे बढ़ें आराम से। पर लेकिन ऐसे नहीं करूंगा कि उड़ा दूं ऐसे ही किसी भी तरीके से, मतलब कि कुछ एक्सप्लेन ना करूं, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को न छोड़ें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर दिया कीजिए और चीजें देखिए शेयर कर दिया कीजिए। जो भी आप लोग सीखते हैं दूसरों को सिखा दीजिए, ठीक है, चीजें शेयर भी कर लीजिए और एक दूसरे को पढ़ाइए, जिससे कि आप लोगों का रिविजन भी होता रहिए। और जो इस तरीके के राइट्स है तो है ना, ये दूसरों को बताया भी कीजिए, ठीक है। तो अपने आसपास पानी सेव कीजिए और पेड़ भी लगाइए, देखिए, और सफाई रखिए अपने आसपास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।